गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9 हमने कंप्लीट कर ली थी। प्रश्नावली 9 परिमेय संख्याएं, आपको यह प्रश्नावली समझ में आई होगी। आज हम प्रश्नावली 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8 है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना किस प्रकार की जाती है, यह समझने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, मुख्य बातें लिख लेते हैं। बच्चों, राशियों की तुलना करने के लिए राशियाँ क्या होती है? कोई भी अंक जिसके पीछे कोई इकाई लगी हो, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ग्राम, ये इकाई कहलाती है। संख्या के पीछे कुछ लिखा होता है, वह उसकी इकाई कहलाती है। जैसे 1 रुपया, तो रुपया इकाई है। 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इकाई है। तो राशियों की तुलना के लिए हमको इन इकाइयों को, दो राशियों की इकाइयों को समान करना आवश्यक होता है। तो आइए इसकी मुख्य बातें लिखते हैं। नंबर 1, हमें प्राय दो राशियों की तुलना करनी पड़ती है। हमें प्राय दो राशियों की तुलना करनी पड़ती है जो ऊंचाई, वजन, भार, वेतन, प्राप्तांक आदि हो सकती है। आदि हो सकती है। दूसरा है दो राशियों की तुलना के लिए, दो राशियों की तुलना करने के लिए दोनों राशियों की इकाई एक होनी चाहिए। दोनों राशियों की इकाई एक समान होनी चाहिए। दो राशियों की तुलना करने के लिए दोनों की इकाई एक समान होनी चाहिए। इसके बाद में तुल्य। अब अनुपात क्या होता है? सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। अनुपात, अनुपात का जो चिन्ह होता है वो होता है ये अनुपात का चिन्ह होता है ना? ये अनुपात का चिन्ह है। दो राशियों में तुलना के लिए अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जाता है। जैसे 2:5, 2:5 लिखा है, यानी कि पहली राशि छोटी है, दूसरी राशि बड़ी है। ये होता है अनुपात। अनुपातों को इस तरह ही लिखा जाता है। अनुपात को हम भिन्न में भी लिख सकते हैं। अनुपात को भिन्न में लिखेंगे तो पहली वाली संख्या अंश और बाद वाली संख्या हर। पहली वाली संख्या अंश बनती है और बाद वाली संख्या हर बनती है। तो अनुपातों को भिन्न में भी लिखा जा सकता है। अनुपातों को भिन्न में भी लिखा जा सकता है। अनुपातों को भिन्न में भी लिखा जा सकता है। जब अनुपातों को भिन्न में लिखते हैं तो पहली वाली संख्या अंश बनती है और बाद वाली संख्या हर बनती है। इसके बाद समानुपात क्या होते हैं?
समानुपात। समानुपात का चिन्ह किस तरह होता है? जैसे चार संख्या, समानुपात में 4 पद होते हैं, 4 पद होते हैं। जैसे 12:3, ये समानुपात के चिन्ह में 4 अनुपात होंगे, और फिर इसमें 4:2, ये 4 पद हो गए। ये पद है, ये 1 2 3 4 पद है। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, या मध्य पद कह दीजिए इसे। ये मध्य पद है या द्वितीय पद। ये भी मध्य पद है क्योंकि ये दोनों बीच में हैं, इसलिए मध्य पद कहते हैं। और ये चरम पद या अंतिम पद, चरम या अंतिम पद कहलाता है। तो समानुपात में किस तरह संख्याओं का गुणा किया जाएगा? समानुपात में हमें ये देखना है कि ये दोनों अनुपात समान है या नहीं। ये जो दोनों अनुपात दिए हुए हैं दोनों समान है या नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रथम तथा अंतिम पद का गुणा बराबर दोनों मध्य पदों का गुणा, दोनों मध्य पदों का गुणा। यानी जब हम समानुपात निकालते हैं तो प्रथम और अंतिम पद, मान लो इस उदाहरण में प्रथम और अंतिम, प्रथम पद है 12, अंतिम पद है 2, और दोनों मध्य पद है 3 × 4, 12 × 2 24, और 4 × 3 12। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, तो यह राशि समानुपात में नहीं है। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये समानुपात में है, समानुपात नहीं है। तो समझ में आया आपको? जब समानुपात निकालते हैं तो 4 पद दिए होते हैं, 4 पद दिए होते हैं तो प्रथम और अंतिम पद का गुणा और दोनों मध्य पदों का गुणा। अगर प्रथम और अंतिम पद का गुणा और दोनों मध्य पदों का गुणा समान होता है तो यह समानुपात कहलाता है। और अगर नहीं होता है तो इन दोनों संख्याओं में, दोनों राशियों में समानुपात नहीं है। इसके बाद में इन अनुपातों में जैसे आप तुल्य अनुपात भी निकालते हैं। तुल्य अनुपात क्या होता है? जैसे आपने तुल्य भिन्न निकाली है, तुल्य परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या निकाली है, इसी तरह तुल्य भिन्न भी निकाल सकते हैं। तुल्य भिन्न क्या होती है? ये देखिए, तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात, तुल्य भिन्न में जैसे आप करते हैं, समतुल्य परिमेय संख्या में जैसे आप करते हैं, उसी तरह तुल्य भिन्न में आपको क्या करना है? जैसे कोई संख्या मैंने देखी है यहाँ पे 3:4, अब पूछा इसके 4 तुल्य भिन्न तुल्य अनुपात बताओ, 3:4 के 4 तुल्य अनुपात बताओ। तो पहले बार में 3:4 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। फिर 3:4 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, मतलब दोनों ही संख्याओं को। तो इसकी तुल्य अनुपात हो जाएगी 3 × 6:8, 3 × 9:12। ये इसके क्या हो गए? तुल्य अनुपात। तो तुल्य भिन्न जिस तरह निकालते हैं, संख्या को किससे गुणा करते हैं? पहली बार में 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। इसी तरह तुल्य अनुपात में भी आपको संख्याओं को पहले बार में 2 से गुणा करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। तो इस तरह आपको तुल्य अनुपात निकालना होता है। इसके बाद अनुपातों को समझने के बाद इस प्रश्नावली में बहुत कुछ अच्छा सीखने लायक है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। फिर तुलना करने की दूसरी विधि है प्रतिशत। तुलना करने की दूसरी विधि है प्रतिशत। प्रतिशत समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे दैनिक जीवन में भी हम संख्याओं को प्रतिशत के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्कूल में
डिवीजन से पास हुए, जैसे फर्स्ट डिवीजन पास हुए, फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए कितना % चाहिए? 60% चाहिए। 60% अंक वाला फर्स्ट डिवीजन पास होता है। ये पहले का नियम है, अब तो 80% वाला ए ग्रेड में पास होता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रतिशत क्या होता है? अंकों का जो प्रतिशत लिखा होता है, प्रतिशत 100 पर निकलता है, तो आपके जितने अंक है उसको प्रतिशत से गुणा करके 100 का भाग लगाना होता है। तो प्रतिशत हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है, और इसको किस तरह ज्ञात किया जाता है, किस तरह इसको प्रयोग में लिया जाता है, यह हमें यहाँ पर समझना है। तो इस प्रश्नावली में आपको प्रतिशत भी समझाया जाएगा। प्रतिशत का मतलब होता है, इस शब्द का यदि टुकड़ा करें हम, प्रति प्लस शत। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक, और शत मतलब 100 पर, यानी प्रतिशत किस पे निकलता है? 100 पर। 100 पर संख्या निकलती है, मतलब 2% यानी 100 पर 2। 2% का मतलब हो गया 100 पर 2, मतलब 100 में से 2, है ना। तो प्रतिशत की तुलना हर यहाँ पे क्या हो जाता है? 2% का मतलब 2/100। 2% का मतलब क्या हो गया? 2/100। हर यहाँ पे क्या हो जाता है? 100, और अंश जो संख्या दी हुई हो, ये अंश और ये हर, तो हर यहाँ पर हमेशा 100 हो जाता है। भिन्न जिनके हर 100 होते हैं, उनके अंश प्रतिशत प्रकट करते हैं। उनके अंश प्रतिशत प्रकट करते हैं। प्रतिशत का मतलब बता दिया मैंने यहाँ पर, प्रत्येक 100 पर। भिन्नों को प्रतिशत में बदला जा सकता है, प्रतिशत में बदला जा सकता है। भिन्नों को प्रतिशत में बदला जा सकता है, तथा प्रतिशत को भिन्न में, तथा प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है, तथा प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे 25, 20%। 20% को आप कैसे लिखेंगे? हर में क्या लिखेंगे आप? प्रतिशत के हर में क्या आता है? 100, और 20 ऊपर लिखना है, ये आपका भिन्न में बदल गया। अब जो संख्या काट सकते हैं उसको काट दीजिए, ये 2 से 1 कटा, और ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। ये प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं आप, और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे 1/5 ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में किस तरह बदलते हैं? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब जैसे 1/5 लिखा है, अब 1/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 को क्या करेंगे? 100 से गुणा, तो 5 के पार्ट से कटा, देखो 5 दूनी 10, ये कितना प्रतिशत आ गया? 20%। ये देखो, ये 20% का 1/5 हो गया, भिन्न में प्रतिशत को भिन्न में बदला तो 1/5 भिन्न हो गई, 1/5 को प्रतिशत में बदला तो 20% आ गया। तो इस तरह आप प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में भी बदल सकते हैं। इसके बाद दशमलव संख्याओं को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है। दशमलव संख्या यानी पॉइंट वाली संख्या।
प्रतिशत में बदलना। देखिए कोई संख्या लिखी है, जैसे मैंने यहाँ पर 0.25, ये दशमलव संख्या है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए देखिए 0.25 पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? आपने भिन्न में पढ़ा है, जब पॉइंट हटाते हैं पीछे दो संख्या तो एक के पीछे 2 0, 25/100। अब 25/100 को 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट, तो ये कितना प्रतिशत हो गया? 25%। ये दशमलव संख्या को 25% में हमने बदल दिया। इसी तरह प्रतिशत को भी दशमलव में बदला जा सकता है, जैसे प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे 25% है, इसको दशमलव में बदलना है, तो सबसे पहले भिन्न में बदलो 25/100। अब यहाँ नीचे 2 0 है, तो दो संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.25, ये दशमलव में बदल दिया। ये देखिए 0.25 को प्रतिशत में बदला, 25% को दशमलव संख्या में बदल दिया। तो ये एक दूसरे की पूरक है। जो संख्या प्रतिशत में बदली जा सकती है वह दशमलव में भी बदली जा सकती है। तो इस तरह दशमलव को किस तरह प्रतिशत में बदला जा सकता है, ये आपने देखा। देखो प्रतिशत का प्रयोग व्यापार में भी बहुत किया जाता है। जैसे आप जीएसटी का नाम सुनते हैं आजकल, हर वस्तु पर, हर सेवा पर जीएसटी लगता है। जीएसटी कितना प्रतिशत लगता है? 14%। कितना प्रतिशत? 14%। अगर आप 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको उसका 14% जीएसटी चुकाना पड़ेगा, यानी 100 रुपए पर 14 रुपए जीएसटी। तो 100 रुपए की वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 114, है ना। जीएसटी ऐड करके वस्तुओं को बेचा जा सकता है, तो ये भी प्रतिशत के रूप में है। व्यापारी जब क्रय विक्रय करता है, माल खरीदता व बेचता है, तो भी प्रतिशत लाभ उसमें जोड़ता है, हानि अगर होती है तो घटाता है। तो लाभ हानि भी प्रतिशत के रूप में होती है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे। लाभ हानि और ब्याज, जैसे कोई बैंक से हमने कोई लोन लिया है, लोन लिया 1 लाख का, तो कहते हैं कि 6% ब्याज पर लोन लिया गया है। तो 6% ब्याज यानी 100 पर 6 रुपये 1 महीने का, 100 पर 6 रुपये 1 महीने का। तो आपको इसी तरह प्रतिशत के अनुसार ब्याज भी भुगतान करना पड़ता है। तो प्रतिशत का उपयोग हर जगह होता है। आइए इसकी अगली जो टॉपिक है आपकी लाभ हानि संबंधित, उसके कुछ एक पॉइंट हम लिख लेते हैं। लाभ हानि समझने से पहले हम क्रय का मतलब समझ लेते हैं और विक्रय का मतलब भी समझ लेते हैं। क्रय मतलब किसी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है, एक व्यक्ति ने मान लो एक पेन खरीदा, पेन का मूल्य 5 रुपये उसने चुकाया, तो 5 रुपये इस पेन का क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसी वस्तु को बेचने का मूल्य, किसी वस्तु को बेचने का मूल्य उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति ने, जैसे मैंने ये पेन खरीदा, तो मेरे लिए तो यह पेन जो मैंने खरीदा है तो यह इसका क्रय मूल्य हो गया 5 रुपये, पर जिस दुकानदार ने यह पेन बेचा है उसके लिए
इस पेन का जो 5 रुपये प्राप्त हुआ उसको वह उसका विक्रय मूल्य हो गया। व्यापारी ने पेन बेचा है तो बेचने के बदले जो राशि प्राप्त हुई है उसे वह उसका विक्रय मूल्य हो गया। मैंने ये पेन खरीदा है तो मेरे लिए यह क्रय मूल्य हो गया, पेन का 5 रुपये मूल्य। तो किसी वस्तु को बेचने का जो मूल्य होता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखिए लाभ क्या होता है। आपको पता है लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट। जब हम किसी वस्तु को कम दाम पे खरीद के अधिक दाम पे बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हानि होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। तो लाभ का मतलब होता है विक्रय मूल्य तो ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, तब हमें लाभ होता है। और हानि में क्या होता है, हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। खरीद मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो हानि, और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है। जैसे इसी पेन का उदाहरण लेते हैं। यह पेन 7 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेचा। 7 रुपये में खरीदा यानी क्रय मूल्य 7 रुपये, और 10 रुपये में बेचा यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये। तो लाभ कितना हुआ, 10 - 7 3 रुपये। यही तो है इसका फॉर्मूला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 10 - 7 कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपये। पर मान लो 7 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा। 7 में खरीदा और 5 में बेचा तो हमें क्या हुआ, नुकसान यानी हानि। हानि कितनी हुई, 7 में से 5 गए, 2 रुपये की हानि हुई। तो लाभ और हानि इस तरह निकाली जाती है। फिर ये देखिए हमें लाभ हानि तो निकालनी है, हमें उसका प्रतिशत भी निकालना है। लाभ हानि प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर निकाला जाता। लाभ हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। इसका सूत्र क्या है, लाभ बटे हुए क्रय मूल्य इंटू लाभ या हानि, दोनों ही हो सकते हैं। लाभ या हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। यह है लाभ हानि के प्रतिशत का सूत्र। एक सूत्र आपको ये लिखना है, सरल ब्याज का सूत्र। सरल ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे हुए 100। ये सूत्र आपको याद रखना है। बाकी सवाल करेंगे जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र को किस तरह प्रयोग में लेना है। तो इस प्रश्नावली से संबंधित मुख्य बातें हमने इस वीडियो में लिखी है। आपको या आपकी CW की कॉपी में ही लिखना है, इसको होमवर्क की कॉपी में नहीं उतारना है। और जब लिखे तो उसको बार बार पढ़े कि भाई मुख्य बातों में हमने क्या लिखाया है, तो इसका अध्ययन आपको करना आवश्यक है। तो जब आप इन मुख्य बातों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, तो आपको सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।